हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम जो है रिमेनिंग पार्ट रिलेशन का शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ रिलेशन से, है ना। तो जो 7 तो हमने कर लिए थे। नाउ 8th वन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है ये जान लेते हैं। A relation R on set A is said to be anti-symmetric if x y belongs to R, implies y comma x belongs to R for all x is equal to y. Okay, where x comma y belongs to set A. Okay, तो मैंने क्या बोला, a relation R is said to be anti-symmetric relation. A relation R on set A is said to be anti-symmetric relation if x comma y belongs to R, implies y comma x belongs to R for all x is equal to y. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने ये तो सिमेट्रिक में लिखवाया था। मैंने सिमेट्रिक में ये लिखवाया था कि अगर x y r को बिलोंग करेगा देन y comma x r को बिलोंग करेगा। ये वाली कंडीशन जो है ये नहीं थी। ओके, x इज इक्वल टू y नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ आ जाएगा मैं क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए बी एनी सेट 1 2 3। ओके, अब मैंने कोई रिलेशन R1 इस तरीके से लिख दिया 1 1 2 3 1 3। अब इस रिलेशन को चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो देखो 1 कॉमा 1 ए कॉमा बी देन बी कॉमा ए होना चाहिए अगर सिमेट्रिक है तो। 1 कॉमा 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब इसको देखते हुए सिमेट्रिक है। बट अभी मैं कमेंट नहीं करूंगा पूरे रिलेशन पर, ठीक है। अब ये आ गया 2 कॉमा 3। 2 कॉमा 3 क्या 3 कॉमा 2 है? नहीं है। 1 कॉमा 3 क्या 3 कॉमा 1 है? नहीं है। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ओके, अब एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं। हम समझते हैं कि एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, जो हम आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं एंटी सिमेट्रिक। तो क्या बोला है, अगर x इज इक्वल टू वाई होगा देन y कॉमा x होगा। अगर x कॉमा y है तो 1 कॉमा 1 ये इसी टाइप का हो गया ना, x इज इक्वल टू वाई। देन इसको देखते हुए कंडीशन फुलफिल हो रही है एंटीसिमेट्रिक की। इसका मतलब यहां तक तो ये एंटीसिमेट्रिक है। अभी 2 कॉमा 3 तो 3 कॉमा 2 होना चाहिए क्या एंटीसिमेट्रिक में? एंटीसिमेट्रिक में 2 कॉमा 3 अगर प्रेजेंट है तो 3 कॉमा 2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? इस बात को समझो कि y कॉमा x तभी प्रेजेंट होगा जब x इज इक्वल टू वाई होगा। इसका मतलब ये 2 कॉमा 3 के प्रेजेंट होने से अभी ये एंटीसिमेट्रिक है। 1 कॉमा 3 है तो क्या 3 कॉमा 1 है? अब 3 कॉमा 1 अगर आ जाएगा तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1 और 3 बराबर तो होते नहीं है। इसका मतलब दिस इज एंटी सिमेट्रिक, राइट। तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक। ओके, जैसे R2 की बात करें, एक रिलेशन और लेते हैं 2 कॉमा 2 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा। ओके, अब देखते हैं 1 कॉमा 2 है। अच्छा 2 कॉमा 2 है देन 2 कॉमा 2 है तो सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 कॉमा 2 है देन 2 कॉमा 1 है, सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 है क्या? नहीं है, मारा गया। ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब एंटी सिमेट्रिक पे आते हैं। 2 कॉमा 2 है तो बराबर तो चलेगा। इसका मतलब इसको देखते हुए अभी मैं एंटी सिमेट्रिक बोल पा रहा हूं, सिर्फ इसको देखते हुए। अब 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी तो आ गया
बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सिमेट्रिक के लिए एंटी सिमेट्रिक के लिए नहीं है, क्योंकि 2 और 1 बराबर नहीं है। इसका मतलब 1, 2 ने मरवा दिया। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। आ रही बात समझ में? ओके, तो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्लियर है भाई। सिमेट्रिक में क्या होता था कि अगर एक्स वाई है तो वाई कॉमा एक्स होना जरूरी है, राइट? किसी भी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए के लिए। बट अगर एंटीसिमेट्रिक की बात करें तो x कॉमा वाई है, देन इन जनरल y कॉमा x नहीं होना चाहिए। बट अगर आ गया y कॉमा x, देन वो तभी आ सकता है जब x इज इक्वल टू वाई हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज एसिमेट्रिक रिलेशन। 9th वन इज एसिमेट्रिक रिलेशन। अब ये जानते हैं यार कि एसिमेट्रिक रिलेशन क्या है ना? तो लिख लेते हैं पहले, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be asymmetric relation if x comma y belongs to R does not imply y comma x belongs to R. ओके, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, है ना, या फिर कह सकता हूं और x comma y belongs to R implies y comma x does not belongs to R for all x y belongs to A. अब यहाँ पे सुन लो भाई, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए हैं हम, ठीक है? वहां तक छूट थी कि y कॉमा एक्स कर जाएगा रिलेशन R को बिलोंग अगर x इक्वल टू वाई हो तब तक, ठीक है? बट यहाँ पे बोल दिया उन्होंने कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं चलेगा। अगर y और x बराबर भी हो जाए तब भी y कॉमा एक्स नहीं आ सकता। ओके, तभी ये एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट a set A is equal to A B C। तो एक रिलेशन R1 डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, AA BC AC। ओके, तो देखते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक है क्या। तो चलो साथ के साथ ये भी देख लेते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं सिमेट्रिक से। तो AA प्रेजेंट है, इट मींस सिमेट्रिक के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। BC तो CA है क्या, सॉरी BC तो CB है क्या, नहीं है, मारा गया, मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है। ओके, अब एंटी सिमेट्रिक पे आते हैं। AA चलेगा, BC तो BC अगर है तो CB होना जरूरी, मतलब होना नहीं चाहिए, तो नहीं है CB। एंड AC तो CA है क्या, नहीं है, इट मीन दिस इज एंटी सिमेट्रिक। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक को लेके। AA नहीं, एसिमेट्रिक में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा साथ में, है ना? इट मीन दिस इज नॉट एसिमेट्रिक, मारा गया, इट मीन्स दिस इज रॉन्ग। एक रिलेशन देखते हैं, BB AC CA BC एंड CB। BB सिमेट्रिक के लिए चलेगा, AC CA भी है सिमेट्रिक के लिए चलेगा, BC CB सिमेट्रिक के लिए चलेगा। ओके, तो दिस इज सिमेट्रिक, राइट? सिमेट्रिक तो है। अब बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की। तो BB चलेगा, AC CA नहीं चलेगा, इट मींस दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। ओके, एंड BB एंटी सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ठीक है, सॉरी एसिमेट्रिक तो है ही नहीं, राइट? एक थर्ड रिलेशन और डिफाइन करते हैं, CC। ओके, CC नहीं लेते हैं, है ना?
अब ए बी है तो बी ए है क्या? नहीं है, वैसे ही मारा गया, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अगर बात करें एंटी सिमेट्रिक की तो ए बी, बी ए है क्या? नहीं है, इट मीन दिस इज एंटी सिमेट्रिक। एंड ए बी not BA, PC not BC, AC not CA, this is asymmetric, this is asymmetric also। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एंटी सिमेट्रिक है वो एसिमेट्रिक नहीं है, राइट, बट जो एसिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक भी है। इट मींस एवरी एसिमेट्रिक इज एंटी सिमेट्रिक। तो इस बात को लिख लेते हैं हम, ठीक है। एवरी asymmetric relation is anti-symmetric, right? चलिए, नाउ आई होप तुम्हें ये एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्लियर होगा। ओके, और अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में मिल सकते हो हमसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए हेडिंग डालते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या है ये देख लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास, राइट। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास में, एन इक्विवेलेंस क्लास, an equivalence class is a subset of all equivalent elements of set A on which an equivalence relation is defined। ओके, एक सेट है ए जिस पर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है। ओके, तो उस सेट ए के सबसेट को हमने इक्विवेलेंस क्लास बोला है, राइट। और उस इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इक्विवेलेंट है। अभी समझ आएगा इक्विवेलेंट क्यों है वो, ठीक है। तो और अब लिखते हैं लेट आर बी एन इक्विवेलेंस relation on set A, then the set of all elements related to set related to x या टू एन एलिमेंट x, ऐसा लिख लेते हैं, related to an element x of set A is called an equivalence class of x denoted by square bracket of x, okay। तो यार स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज नथिंग बट अ सेट, ओके, बट अ सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू एन एलिमेंट x। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअली में है क्या, ओके। चलिए तो लेते हैं, बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट
A is equal to 1 2 3 4 5. ओके, एक रिलेशन R जो कि इक्विवेलेंस होने वाला है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, the set of all A B, the set of all ordered pair A comma B such that A minus B is divisible by 3. ओके, तो देखो यार, जब हम इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं ना, मतलब वैसे तो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि ये बोर्ड्स वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है ये टॉपिक, है ना, कि इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए आ जाता है। तो हमें अगर इक्विवेलेंस क्लास बतानी है पहले, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उस रिलेशन को भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होता है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि आर को ये दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन इस तरीके से देंगे, अगर इसे हम फाइंड, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास of all elements of A, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल we need to show that R is an equivalence relation. ओके, तो फर्स्ट बात करें रिफ्लेक्सिव होने की। ठीक है, तो बात करें रिफ्लेक्सिव होने की, तो A कॉमा B belongs to R implies A minus B is divisible by 3, है ना। अगर A कॉमा B रिलेशन R को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि A माइनस बी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब A माइनस ए बी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, implies A कॉमा A belongs to R, इसका मतलब A कॉमा A भी रिलेशन R को बिलोंग कर जाएगा, मीन्स relation is reflexive. Okay, right, now second one, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर A कॉमा B रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है, मीन्स A माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि B माइनस A is also divisible by 3, divisible by 3 implies B comma A belongs to R, implies relation is symmetric, right? Relation is symmetric. Now next, थर्ड कंडीशन, वो कंडीशन है कि रिलेशन मस्ट बी ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, अगर रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है देन इट मस्ट बी ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ट्रांजिटिविटी के लिए भी बात कर ही लेते हैं, है ना। तो थर्ड ट्रांजिटिव, तो अगर हम देखें A comma B belongs to R implies A minus B is equal to 3 lambda, right, and B comma C belongs to R implies B minus C is equal to 3B. Okay, then A comma C belongs to R. Okay,
बिकॉज अच्छा पहले चलो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ देन ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू 3 टाइम लैम्डा प्लस म्यू बनेगा। implies what? A minus C is divisible by 3 implies A comma C belongs to R, implies relation is transitive. ओके चलिए, तो ये तो हो गया। therefore relation R is an equivalence relation. Equivalence relation. ओके फाइन। चलो भैया ये रिलेशन तो इक्विवेलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास पर, मतलब जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है उनकी मुझे इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है, ठीक है। तो देखो यार इक्विवेलेंस क्लास कुछ इस तरीके से तो डिफाइन थी कि भाई इक्विवेलेंस क्लास और कुछ नहीं है जबकि एक सेट ही है उन सारे एलिमेंट्स का जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, मतलब सेट ए के सबसेट्स ही बनने वाले इक्विवेलेंस क्लास। नाउ तो मैं शुरू करता हूं। नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 देखना है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ ऑल इक्विवेलेंट एलिमेंट, और यू कैन से the set of all related element to 1, okay, all elements related to 1, okay। तो वन से कैसे रिलेट होंगे? वन से कुछ ऐसे रिलेट होंगे कि वन के साथ जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी रिलेशन बनाएगा, मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वन के साथ वन चलेगा क्या? यस, वन के साथ वन इसलिए चलेगा क्योंकि वन के साथ वन का डिफरेंस 0 है और 0 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब वन के साथ 2 चलेगा क्या? 2 नहीं चलेगा क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा। 3 भी नहीं चलेगा क्योंकि डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा। इसका मतलब 4 चल सकता है क्योंकि डिफरेंस 3 है, ओके, तो 4 चलेगा। 5 चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि डिफरेंस 4 आ जाएगा, ओके। सो दिस इज दिस, ओके, 1,4। सिमिलरली से काम निकाल लेते हैं अब। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2, 2 तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। 3 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 5 चलेगा, ओके। फिर 6 भी नहीं चलेगा। फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 3 के साथ 3 चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, ओके। और आगे कुछ चल नहीं सकता, तो 3 ओनली। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 इज ओनली 4 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 इज ओनली 5, ओके। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं 2 और 5 जो है बेटा, वो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना कि दिस सेट इक्विवेलेंस क्लास इज नथिंग बट दी सेट सबसेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट एलिमेंट्स, ओके। तो इक्विवेलेंट एलिमेंट्स मैंने इस सेंस में बोला था, 2 और 5 इक्विवेलेंट एलिमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों का ही डिफरेंस 2 के साथ क्या दे रहा है? एक ऐसा रिलेशन दे रहा है जो 5 से डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल है, ओके। तो इस सेंस में मैंने इक्विवेलेंट एलिमेंट्स बोला था, राइट। और ये 2 5 3 4 5, ओके, और 1 4, ये जो है सारे ही इनका यूनियन जो है सैंपल स्पेस, सॉरी सैंपल स्पेस वाली बात आ गई है एक्चुअली में, वो कंप्लीट सेट होना चाहिए जिस पर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि इक्विवेलेंस क्लास जब भी हम देखते हैं सारे एलिमेंट्स का, ओके, तो उन इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एलिमेंट्स काउंट हो जाते हैं जिनको लेकर अगर मैं एक सेट तैयार करूं, जिनका यूनियन लेकर एक सेट तैयार करूं, तो वो कंप्लीट सेट ए ही बन जाए, ओके। तो ये तो कंप्लीट हो गया है ना। एक स्टार लगा के लिख लेते हैं कि यूनियन ऑफ दिस दिस इज सेट ना, 4 and square root of 5 is
ऐसा हमेशा होगा। ओके, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन तुमने कुछ मिस्टेक की है। चलिए, तो ये हो गया। अब हमारा एक टॉपिक और बचता है जिसमें हम बात करेंगे अभी नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस की। ओके, अभी जितने डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े हैं उनके नंबर्स पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। टॉपिक है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो अब हम उनके नंबर्स पर बात कर लेते हैं कि कितने नंबर रिलेशन के पॉसिबल है ना। अभी अभी हमने डिफरेंट टाइप्स देखे हैं रिलेशंस के। तो पहले हम कहते हैं कि लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन set A where number of elements in A is equal to n. Say A is equal to 1 2 3 and so on up to n. ओके, तो हमने एक सेट ले लिया है ए जिसके अंदर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। और उसी सेट पर हमने एक रिलेशन आर को डिफाइन किया है। नाउ कंसीडर also consider a square matrix for A cross A, that is एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्रॉस ए के लिए कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में वो कुछ इस तरीके से हैं 1 1 1 2 एंड डॉट 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 1 n 2 1 2 2 डॉट 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 2 n, राइट, एंड डॉट 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 1 n 1 n 2 एंड डॉट 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 लास्ट में n ओके फाइन। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा तुमको विजुअलाइज कराने के लिए कि ये नंबर्स कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, राइट। तो एक तो इस टोटल एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स में, एन स्क्वायर होने वाले हैं, है ना। एन हॉरिजॉन्टली और एन वर्टिकली, तो ये एन क्रॉस एन बन जाएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको मैं डायगोनल डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। इस डायगोनल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन आने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये अपर ट्राइंगल है ना, और इसको मैंने बोल दिया लोअर ट्राइंगल। मैं देखना चाहता हूँ कि लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल में कितने कितने एलिमेंट्स है। से एक्स है, अगर ये एक्स है तो फिर ये भी एक्स होने वाले हैं, राइट। अगर अपर ट्राइंगल में एक्स एलिमेंट्स हैं तो लोअर ट्राइंगल में भी एक्स होने वाले हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन क्या आ जाएगी, राइट। यही देख लेते हैं। अच्छा, हमें पता है वी नो व्हाट वी नो कि x अपर ट्राइंगल में डायगोनल में n और लोअर ट्राइंगल में भी x, टोटल मिलके n स्क्वायर बनने वाले हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, है ना। मतलब किसी भी ट्राइंगल में, लोअर ट्राइंगल हो या अपर ट्राइंगल हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 होने वाले हैं। ओके, नाउ अब शुरू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए खेल। ओके, तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नाउ फर्स्ट नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल रिलेशंस, टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने आने वाले बच्चे। अरे यार, हमें पता है कि 2 टू द पावर mn नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं अगर m एक सेट के अंदर है, एलिमेंट्स n दूसरे के अंदर है ना। अब यहाँ पे दोनों सेट
ही ए एंड ए है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो गए वो एक के अंदर है ना, दूसरे के अंदर भी है ना, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए 2 to the power n into n, दैट इज 2 to the power n स्क्वायर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो पॉसिबल है वो 2 to the power n स्क्वायर पॉसिबल है, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, राइट। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बच्चे 1,1 2,2 3,3 एंड सो ऑन अप टू n,n का आना तो मस्ट है। आ रही बात समझ में? मतलब कहने का ये है कि 1,1 2,2 से लेके n,n तक का आना तो मस्ट है, राइट। मतलब इसके बगैर तो मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा ही नहीं। अब अगर इसके साथ 2,1 भी आ जाए तब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। मतलब इसके साथ अगर ये भी आ जाए तब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इसके साथ अगर 2,2 भी आ जाए तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, है ना। इसके साथ n,n भी आ जाए तब भी ये रिफ्लेक्सिव, अच्छा सॉरी n,n तो है ही, ये n,n-1 भी आ जाए तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, है ना। एंड सो ऑन ऊपर 1,n-1 भी हो जाए तब भी ये 1,n भी आ जाए तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, राइट। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं आ जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, राइट। अब ये हो गया फर्स्ट केस, मतलब जब ये आया 2,1 आया, बाकी कुछ नहीं आया, 2,1 आया तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो था, है ना। एक तरीका वो हुआ, राइट। 2,2 आने से दूसरा वे हुआ। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, अगर मैं डायगोनल के एलिमेंट्स हटा देता हूं तो ये नीचे वाला n² - n/2 और ऊपर वाला n² - n/2, ये भी तो n² - n/2 है। तो टोटल ये वाले तरीके और ये वाले तरीके मिल जाएं, है ना, तब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है। यहाँ पे पॉसिबल का मतलब है बेटा, पॉसिबल का मतलब है यहाँ पर टोटल जो मैक्सिमम रिलेशंस हैं वहां पे मैंने पॉसिबल वर्ड यूज किया, उसके उस सेंस में पॉसिबल यूज किया है। तो 2 to the पावर कितना आ रहा है वो n² - n, ओके भाई, n² - n/2 प्लस n² - n/2। अब बच्चा ये मत बोलना कि सर आपने डायगोनल वाले काउंट क्यों नहीं, क्योंकि बेटा डायगोनल के बगैर तो वो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो बाकी अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है n² - n, ठीक है। तो उन वो टोटल एलिमेंट्स काउंट होंगे, ठीक है, और वो किसकी पावर बनेंगे 2 की पावर बनेंगे। आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा है ना। चलिए तो इस चीज को हटा देते हैं, ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, राइट। थर्ड वन इज नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशंस, पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशंस, राइट। अब सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए, राइट, देखिए अगर 2 to the power 2,1 आता है, राइट, देखिएगा 2,1 आता है ना। 2,1 या तो आता ही नहीं है, अगर 2,1 आता है देन 1,2 को आना होगा, ओके, बात आ रही है समझ में। 2,1 आता है देन ये आएगा, ओके, और अगर ये आता ही नहीं है देन ये नहीं आएगा। बात को समझो। तो मेरा सिलेक्शन अगर ये हुआ, अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन देखना चाहता हूं तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं 2,1 को, तो वो तो उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है 1,2 को। बात आ रही है समझ में। तो इसलिए यहां पर एक तरीके से ये गया, राइट। दूसरे तरीके से अगर मान लो 3,1 आता है, 3,1 आता है देन वो 1,3
ऑटोमेटिक आएगा, राइट। फिर ये दूसरा सिलेक्शन हुआ। तो इस तरीके से अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे ये लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स काउंट करता हूं तो अपर ट्रायंगल तो अपने आप आ जाएगा, ओके। या फिर अगर मैं अपर ट्रायंगल मैक्सिमम कंसीडर करता हूं तो लोअर ट्रायंगल तो खुद ब खुद आ जाएगा, राइट। तो 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 वेज में मैंने किसी भी ट्राइंगल के एलिमेंट्स काउंट कर लिए, ओके ओके। तो वो अगर क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो अदर ट्राइंगल तो वो खुद आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है उनके एलिमेंट्स को। और साथ में अगर डायगोनल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, n है, तो 2 टू द पावर n वेज में वो रिलेशन बन जाएंगे। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, अगर मैं पावर्स को ऐड कर दूं तो 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2, ओके। n स्क्वायर प्लस n बाय 2 नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशंस। फोर्थ, नंबर ऑफ relations which are not symmetric, which are not symmetric, number of relations which are not symmetric। तो भैया देख लो, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है उसमें से सिमेट्रिक रिलेशन माइनस कर दो, है ना। तो 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाय, राइट। नाउ फिफ्थ वन इज नंबर ऑफ relations which are reflexive and symmetric both। देखो यार, रिफ्लेक्सिव है, अगर रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो ये तो डायगोनल तो आ ही आ रहे हैं, है ना। डायगोनल को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर डायगोनल आ गए हैं तो वो सिमेट्रिक तो ऑलरेडी हो चुका है, ओके। अब बात आ रही है तुम्हारी चॉइस की, ठीक है, कि तुम अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब अदर देन डायगोनल आप एलिमेंट्स काउंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। तो वो तो रिफ्लेक्सिव अगर है तो मुझे डायगोनल को तो देखना ही नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने डायगोनल को भी देखा था, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि वो तो रिफ्लेक्सिव है ही साथ में, तो मतलब अगर रिफ्लेक्सिव है तो डायगोनल को के एलिमेंट्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिमेट्री की, है ना। तो सिमेट्री के लिए मुझे कोई एक ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ता है, तो 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, ओके। 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2 से मैंने कोई भी ट्राइंगल से रिलेशन बन जाएंगे, मतलब किसी भी ट्राइंगल में 2 n स्क्वायर माइनस n बाय 2 है, तो अगर मैंने लोअर ट्राइंगल देखा तो अपर ट्राइंगल खुद ब खुद आ गया, राइट। तो इसके चलते, है ना। और साथ में क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो वो 1,1 2,2 साथ में आएंगे, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, उस पर हमें, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम उसको सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। तो वो तो आ ही रहा है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ दीज आर 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। सिक्स्थ, नंबर ऑफ relations which are symmetric but not reflexive। नंबर ऑफ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। तो मैं क्या करूं, रिफ्लेक्स पहले सारे सिमेट्रिक देख लेता हूं कि सिमेट्रिक है कितने। वो तो इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो इतने हैं। सिमेट्रिक रिलेशंस माइनस सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, है ना।
ये कर देते हैं, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, तो कितना आ गया ये? सिमेट्रिक रिलेशंस टोटल कितने हैं? 2 to the power n square plus n by 2 minus 2 to the power n square minus n by 2. Okay. Now seventh one is number of anti-symmetric relations. Anti-symmetric relations. है ना? अब बच्चे नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस देखना चाहते हैं, ठीक है। पहले तो एंटीसिमेट्रिक की बात करते हैं कि एंटीसिमेट्रिक, अभी अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस किस टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए ये a कॉमा b है और ये b कॉमा a है। एक रिलेशन के अंदर ये दोनों ही नहीं आ रहे, ठीक है, तो एंटीसिमेट्रिक होगा क्या? बिल्कुल होगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो ये केस चलेगा, ए बी आए और बी ए ना आए तब भी ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा, ए बी ना आए और बी ए आ जाए तब भी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। और अगर ये दोनों आ जाते हैं, अगर ए बी डिफरेंट है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इस केस के, ठीक है, तब ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे वो थे एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। आ रही बात समझ में? मतलब यहाँ पे एन स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स थे जिसमें से डायगोनल के अंदर एन चलेगा और इसमें चलेगा एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, नॉन डायगोनल। ये डायगोनल के लिए है, डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। तो यहां पर जो पॉसिबल वेज हैं, है ना, किसके लिए? एक रिलेशन को एंटीसिमेट्रिक होने के लिए। तो तीन वेज से तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहां पर 3 to the power n square minus n by 2, राइट, वेज में हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सिलेक्शन हो सकता है 3 to the power n square minus n by 2 वेज में, कि इसको लूं या ना लूं, है ना। और जो डायगोनल के लिए बात हो रही है वो 2 to the power n में, मतलब जो डायगोनल में है n एलिमेंट्स, तो जो पॉसिबिलिटी है वो 2 to the power n के लिए नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है, राइट। तो जो टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस पॉसिबल बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 3 to the power n square minus n by 2 into 2 to the power n, ये नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस बनने वाले हैं। ओके, एंड एट नंबर ऑफ asymmetric relations, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। यार अब देखो एसिमेट्रिक रिलेशन में तो ये है ना कि उसमें एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में तो यहाँ पे a इक्वल टू बी होगा तो चलेगा, है ना। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में तो a इक्वल टू बी होता है तो चलता है, ठीक है। तो इसलिए 2 to the power n यहाँ पे आ सकता है, बट मतलब इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स वहां पे कंसीडर हो गए हैं। बट एसिमेट्रिक रिलेशन में तो ऐसा नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। मतलब a इक्वल टू बी भी नहीं चलेगा, मतलब 2 to the power n भी नहीं चलेगा, तो खाली सिर्फ क्या चलेगा? 3 to the power n square minus n by 2। ओके, अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 3 to the power n square minus n by 2 नंबर ऑफ
वेज हैं कि हम किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर उठा सकते हैं। ए कॉमा बी नहीं आया, बी कॉमा ए नहीं आया, ये एक तरीका है, तब भी वो हो जाएगा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ये दूसरा तरीका है जब ए कॉमा बी आता है, बी कॉमा ए नहीं आता है, दूसरा तरीका है, तब भी ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है। थर्ड वे है कि ए कॉमा बी आए एंड बी कॉमा ए, सॉरी ए कॉमा बी नहीं आए, बी कॉमा ए आ जाए, तो ये थर्ड। तो ये टोटल मतलब यहाँ पे किसी एक के कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री वेज यहाँ पे हम ले सकते हैं, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू है, जिसके चलते ये नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है, 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई टू। बट टोटल की बात करें तो 2 टू द पावर n डायगोनल्स के लिए है, कॉरेस्पॉन्डिंगली तो ये मल्टीप्लाई होके टोटल दे देगा, एंड यहाँ पे बात डायगोनल की आएगी नहीं, इसलिए यहाँ पर खाली 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई टू रह जाएगा। ओके, एंड लास्ट वन इज, अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, इसको हम बेल नंबर से डिफाइन करते हैं, बेल नंबर, इन शॉर्ट इसको bn बोल देते हैं, bn, वेयर b नॉट इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2, b3 is equal to 5, and bn plus 1 is equal to sigma k is equal to 0 to n n c k b k, where n is greater than। ओके बच्चे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, अगर मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 0 हैं, देन ये b नॉट जो है वो 1 डिफाइन किया है, b1 1, b2 is 2 and b3 is 5, राइट। तो अगर n 0 आएगा तो b1 हम देखेंगे इस फॉर्मूले से, राइट। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसके पीछे मत भागो, राइट। और हम फिलहाल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इसे फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को। इनफैक्ट अगर जेई मेन में देखा जाए तो नंबर ऑफ रिलेशंस पूछता नहीं है, फिर भी है ना, एक टॉपिक कई बार बुक्स में गिवन होता है इस तरीके से, तो उसमें वो नंबर ऑफ रिलेशंस बता देते हैं, किस तरीके से आते हैं, इनफैक्ट ये भी डिस्कस नहीं करते हैं वहाँ पे, तो ठीक है। और है ना, तो यहाँ पर इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये पोर्शन रिलेशन का कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, या अभी तक रिलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, देन आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, है ना, डाउट शेयर कर सकते हैं। और ये NC के जो है वो तो आपको पता ही है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला NCR वाला वही है, राइट। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के साथ, है ना, फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे हम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।